नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं राजीव घोंडियाल और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की शुरुआत हम देश दुनिया की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर बीती शाम कुछ शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ की। आरोपियों ने ओवैसी के घर 24 अशोक रोड के बाहर लगी नेम प्लेट, लैंप और खिड़की का शीशा तोड़ दिया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। पुलिस की ओर से दावा किया गया कि उसने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो ओवैसी के बयानों से काफी नाराज थे। शरारती तत्वों ने यहां पर जमकर तोड़फोड़ की है। दिल्ली के आवास पर बताया जा रहा है कि 5 बजे के आसपास ये लोग यहां पर पहुंचे हैं। करीब 7 से 8 लोग बताए जा रहे हैं। वहीं अपने आवास पर हुए इस हमले पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी को इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार बताया। साथ ही ओवैसी ने कहा कि यदि एक सांसद के घर पर इस तरह से हमला होता है तो देश दुनिया में क्या संदेश जाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि सरकार जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी के पास जम्मू कश्मीर के लिए विजन हुआ करता था, लेकिन आज केंद्र सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरियां पैदा कर रही है। उन्होंने केंद्र पर वार करते हुए बोला कि आज जो भी अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है वो सरकार के लिए एंटी नेशनल हो जाता है। उन्होंने कहा अगर हम कोई मसला उठाएंगे तो हमें एकदम बीजेपी वाले बोलेंगे एंटी नेशनल है। सरदार जी तो ये तो खालिस्तानी हो गए, हम लोग पाकिस्तानी हो गए, तो बाकी बचा क्या? बीजेपी तो हिंदुस्तान नहीं है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हालात और खराब हो गए हैं। लोगों में दूरियां बढ़ गई हैं। साथ ही लोग अब भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है। उन्होंने हमलावर अंदाज में कहा कि सरकार ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद यहां दूध और शहद की नदियां बहने लगेंगी, लेकिन आज यहां देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। भारत की ओर से कोविशील्ड वैक्सीन को ब्रिटेन की तरफ से मान्यता नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। भारत सरकार ने ब्रिटेन के इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे भेदभावपूर्ण नीति करार दिया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को कहा कि कोविशील्ड को लेकर भेदभावपूर्ण नीति के चलते ब्रिटेन जा रहे हमारे नागरिकों पर असर पड़ रहा है। श्रृंगला ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे को ब्रिटेन के नए विदेश सचिव के सामने मजबूती के साथ उठाया है। उम्मीद जताई गई है कि विवाद का हल निकाल लिया जाएगा और दावा किया कि अगर ब्रिटेन नहीं माना तो उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ब्रिटेन ने कोरोना नियमों में बदलाव करते हुए कोविशील्ड की दोनों खुराक के बावजूद ब्रिटेन पहुंचने वालों के लिए 10 दिन का क्वारंटीन जरूरी कर दिया है। इसके साथ ही 72 घंटे पहले ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाना जरूरी कर दिया, जिस पर भारत से सख्त ऐतराज जताया गया है। भारतीय सेना इन दिनों राजस्थान के बीकानेर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास युद्ध अभ्यास कर रही है। सेना का यह अभ्यास बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर चल रहा है। यह फायरिंग रेंज पाकिस्तान की सीमा से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां भारतीय सेना के जवान अपना दमखम दिखा रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों के धमाकों की दमदार गूंज सीमा पार पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की नवीनतम स्वदेशी निर्मित K9 वज्र तोपों के साथ ही आर्टिलरी गन की मारक क्षमता का परीक्षण किया गया। हथियारों की मारक क्षमता का परीक्षण करने के लिए हर साल सेना की ओर से यहां युद्धाभ्यास किया जाता है। सेना के जवान यहां अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए युद्ध की दक्षता को न केवल परख रहे हैं, बल्कि दुश्मनों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने की पूरी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। दिल्ली के कालकाजी इलाके में किर्गिस्तान मूल की महिला और उसके 13 महीने के बेटे की चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया। दोनों के शरीर पर 4 से 5 बार चाकू के हमले किए गए। महिला का शव उसके दोस्त के घर से मिला है। बताया जा रहा है कि महिला का उसके पति के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो अपने बच्चे के साथ अपने दोस्त के घर पर आ गई थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महिला जो है वो यहाँ पर आई और सुबह के वक्त उसकी लाश मिली है। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि मामले में तफ्तीश की जा रही है लगातार। फिलहाल पुलिस ने महिला और उसके बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही महिला के पति और दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरें आपने देखी और अब बुलेटिन में वक्त है राज्यों की खबरों का। जरा देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की खबर। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के शव का आज सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम होगा और दोपहर 12 बजे प्रयागराज के बागमरी मठ में भू समाधि दी जाएगी।
समाधि से पहले पार्थिव शरीर को संगम स्नान, नगर भ्रमण भी करवाया जाएगा। इस दौरान प्रयागराज में नगर क्षेत्र के 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। भू समाधि में होने वाली भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों को बंद करने की घोषणा की। वहीं महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। प्रयागराज के डीआईजी ने 18 सदस्यीय टीम का गठन किया, जिसकी अगुवाई डिप्टी एसपी अजीत चौहान करेंगे। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद 3 दिनों तक अपने स्तर से इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस मामले में हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्य तिवारी और नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। दोनों के नाम नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में हैं। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम पद के संभालने के बाद अब कैबिनेट को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई। सीएम बनने के अगले ही दिन चन्नी प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से इस मामले पर चर्चा की। खबर है कि नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट में कई युवा चेहरों को शामिल किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में नए मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा। कब तक मिलेगा नया कैबिनेट? सर कैबिनेट नया कब तक मिलेगा? कब तक मिलेगा नया कैबिनेट? सर कैबिनेट नया कब तक मिलेगा? वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में शामिल रहे कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक विजय इंदर सिंगला और रजिया सुल्ताना की कुर्सी बच सकती है। हालांकि फाइनल फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मर्जी से ही होगा। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस में यह मांग भी उठ रही है कि 75 प्लस उम्र वाले किसी भी नेता को कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए सरकार ने और सख्त कदम उठाए हैं। अब अगर लोग अपनी गाड़ियों के साथ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेकर नहीं चलेंगे तो उनको भारी भरकम चालान भरना पड़ेगा, जो कि 10,000 रुपए का होगा। यही नहीं, नियमों की अनदेखी करने वालों के लाइसेंस 3 महीने तक के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। इस कदम के बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर सभी गाड़ी मालिकों को नियमों का पालन करने की अपील की है। इस फैसले के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर और ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर महीने में दिल्ली के अंदर प्रदूषण का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से राजधानी में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अगर आपके वाहनों में नहीं है तो आपका 10,000 रुपए का चालान काटा जाएगा, जिसके मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान जो हैं वो जगह जगह सड़कों पे खड़े नजर आ रहे हैं। ये नियम दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग बड़े स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं। यहां पर वो 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम योगी दादरी के मिहिर भोज पीजी कॉलेज में सुबह 11:30 बजे सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद योगी एक छोटी सी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम वहां एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और सद्भाव मंडप का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद योगी ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट जाएंगे, जहाँ वो तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। फिर वहीं बने हेलीपैड से हापुड़ के धौलाना के लिए उड़ान भरेंगे। मुख्यमंत्री योगी करीब दोपहर 1:15 बजे हापुड़ जाएंगे। वहां वो कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो अमरोड़ा जाएंगे। अमरोड़ा पुलिस लाइन में भी वो कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, साथ ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात के पंचमहल जिले में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहां कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार तेज बारिश हुई और भी कई इलाकों में बादल बरस रहे हैं। पंचमहल के डाम्बू घोड़ा में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण पावागढ़ मंदिर बारिश के पानी में डूब गया। मंदिर की सीढ़ियां भी पानी में डूब गईं। सीढ़ियों से गिरते पानी को देखकर ऐसा लगा मानो वहां से कोई झरना बह रहा हो। सीढ़ियों से पानी तेजी से नीचे की तरफ गिरता दिखाई दिया। यही नहीं, मंदिर के आसपास की सभी दुकानें पानी पानी हो गईं। दुकानों में रखा सारा सामान पानी से बर्बाद हो गया। वहीं दूसरी तरफ बारिश के पानी से हथनी झरना फिर से बहने लगा। झरने से गिरते पानी को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर कितनी बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो वहां अभी कुछ और दिनों तक इसी तरह मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। और अब देखिए आपके काम की खबर। भारतीय सेना में अब लड़कियों की भर्ती का सपना भी पूरा होने वाला है। नेशनल डिफेंस एकेडमी ने अगले साल मई में महिलाओं को प्रवेश परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी। एनडीए में जाने की इच्छुक महिला जल्द ही एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकेंगी। जनवरी 2023 में महिला कैडेटों का पहला बैच ट्रेनिंग के लिए तैयार होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए अगले साल तक नोटिफिकेशन जारी हो सकेगा। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए तैयारी और प्लानिंग चल रही है, ताकि महिला उम्मीदवारों को बेहतर ट्रेनिंग दी जा सके।
बता दें, एनडीए एंट्रेंस एग्जाम साल में 2 बार आयोजित होते हैं। मंत्रालय ने बताया कि सरकार इस कोशिश में जुटी है कि मई 2022 में यूपीएससी द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी होने तक जरूरी व्यवस्था बना ली जाए। अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने और फिर उससे बचने के लिए अपनी नंबर प्लेट पर कलाकारी करने वालों की खैर नहीं होगी। गाड़ी की नंबर प्लेट पर कलाकारी कर सीसीटीवी कैमरे से बचने वाले लोगों पर पुलिस जुर्माना लगाएगी। स्पेशल कमिश्नर डॉक्टर मुक्तेश चंद्र के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल ड्राइव शुरू की है। इसके तहत ऐसे सभी लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने जानबूझकर नंबर प्लेट पर काली चुटिया, काला कपड़ा, नींबू मिर्ची, टेप, रस्सी या ऐसी कोई भी चीज बांध रखी होगी जिससे गाड़ी का नंबर पूरी तरह नजर नहीं आता हो। ट्रैफिक पुलिस अब ऐसे तमाम लोगों को पकड़कर उनके चालान काटेगी। ये चालान केवल सड़कों पर ही नहीं काटे जाएंगे बल्कि कैमरों में कैद गाड़ियों के फुटेज के जरिए भी गाड़ी के सही नंबर का पता लगाया जाएगा और फिर ट्रैफिक पुलिस वालों को गाड़ी के ओनर के घर भेजकर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जैसे जैसे पूरी दुनिया में कोरोना की लहर थमती जा रही है, वैसे ही पूरी दुनिया अब अपने अपने देशों में टूरिस्ट को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों को या तो पूरी तरह से समाप्त कर रही है या फिर नियमों में ढील दे रही है। विदेशों के लिए फ्लाइट सुचारू रूप से चलने लगी है। ऐसे में अगर आप कनाडा जाने की योजना बना रहे हैं तो ये आपके काम की खबर है। दरअसल भारत से कनाडा की डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। एक बार फिर डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने से छात्र छात्राएं और अन्य लोग जो कनाडा नहीं जा पा रहे थे अब आसानी से जा सकेंगे। करीब 4 महीने के बाद भारत से कनाडा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है। एयर इंडिया ने कोरोना के कारण कनाडा की डायरेक्ट फ्लाइट को बंद कर दिया था। कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई ने एक बड़ा ऐलान किया। सीबीएसई बोर्ड ने माता पिता को खोने वाले छात्रों के लिए एग्जाम फीस और रजिस्ट्रेशन फीस को माफ करने की घोषणा की। फीस जमा करवाने के लिए 17 सितंबर से एनओसी ऑनलाइन जमा कराना शुरू हो गया है। स्टूडेंट्स 30 सितंबर तक एनओसी जमा करा सकेंगे। लेट फीस के साथ एनओसी जमा कराने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश की बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2021 तक देश में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 4 लाख थी। तमिलनाडु में सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस देगी। जीएम की सरकार ने राज्य सरकार के स्कूलों में 6वीं से 8वीं तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश में 7.5% कोटा डिसाइड किया है। एम के स्टालिन ने यह भी कहा कि छात्रों का लक्ष्य न केवल नौकरी हासिल करना होना चाहिए बल्कि नौकरी देने वाले भी होना चाहिए। सीएम स्टालिन ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 69% छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और उनकी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए अवसर पैदा करने की इच्छुक है। अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी महाराज को आज प्रयागराज में समाधि दी जाएगी। नरेंद्र गिरी की अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें बाघंबरी मठ के भीतर ही समाधि दी जाएगी। जी हाँ, उन्हीं के गुरुजी के समाधि के पास उन्हें भी समाधि दी जाएगी और इससे पहले आज सुबह 8 बजे उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया जाएगा ताकि उनकी मौत के सही कारण का पता चल सके। और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को गंगा स्नान करवाया जाएगा। नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को कुछ देर के लिए मठ में ही रखा जाएगा ताकि आम लोग जाकर दर्शन कर सकें। रविकांत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविकांत, ये पोस्टमार्टम होना भी उतना ही जरूरी है इस जांच में, क्योंकि सही कारण क्या है, किस वक्त उनकी मौत हुई है, ये सब कुछ पता चल जाएगा आज। बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री ने भी यही कहा था कि 5 सदस्यीय जो टीम है डॉक्टर्स की वो 8 बजे पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ करेगी और आज ही उसी मठ के अंदर तकरीबन 12 बजे का समय बताया गया है जब तमाम साधु संत उपस्थित रहेंगे और जो आचार्य नरेंद्र गिरी की अंतिम इच्छा थी कि उनके गुरु के बगल में ही उनकी भू समाधि बनाई जाए, वो भी प्रक्रिया आज पूरी कर ली जाएगी। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम पूरा होगा जो मौत के रहस्य हैं वो और उजागर होंगे कि आखिरकार वजह क्या रही है। वो सारे तथ्य जो है वो पोस्टमार्टम के बाद बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का सुसाइड नोट निकलकर सामने आया है, तमाम बातें उसमें लिखी गई हैं कि वो किन वजहों से परेशान थे, क्या उन्होंने खुद आत्महत्या की या इसके पीछे कोई और था जो उनको फोर्स कर रहा था। जब पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा तो ये तमाम तथ्य भी आज निकलकर सामने आ जाएंगे। बिल्कुल रविकांत, आप हमारे साथ बने रहे, कई सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद उजागर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में हुई मौत की जांच के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक एसआईटी बनाई है। हालांकि आईजी प्रयागराज के मुताबिक ये सुसाइड का ही मामला लग रहा है। इस बीच में हालात जो है और अभी तक पूछताछ हुई है, उसी के आधार पर 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।
तो पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती आत्महत्या की सही वजह तलाशना है। नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी से भी पूछताछ की जा रही है। नरेंद्र गिरी को Y+ सुरक्षा मिली हुई थी, जिसमें बाहरी गार्ड, साथ ही में 2 सुरक्षाकर्मी और एस्कॉर्ट शामिल थे। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद मौत को लेकर के तस्वीरें कुछ और साफ होने की भी उम्मीद नजर आ रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी अध्या तिवारी और छोटे महंत आनंद गिरी को भी गिरफ्तार कर लिया है। और रविकांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। रविकांत, आज इस मामले में किस तरह से जांच आगे बढ़ने वाली है, क्या क्या पहलू खंगालने वाली है जो टीम जांच कर रहे हैं, आप बताएं। देखिए, कल रात ही 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो FIR दर्ज हुआ था, जिनका सुसाइड नोट में जिक्र किया गया था। कल यहाँ प्रयागराज की पुलिस ने उन दोनों लोगों को भी हिरासत में लिया है जिनको छोटे महंत के रूप में मानते थे। आनंद गिरी का भी ऑफिशियल जो अरेस्टिंग है वो प्रयागराज की पुलिस ने दिखा दिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो जांच का दायरा है वो पूरी तरीके से सुसाइड नोट के इर्द गिर्द आकर टिक गया है, क्योंकि सुसाइड नोट में इन लोगों का नाम है आद्या प्रसाद, संदीप तिवारी और आनंद गिरी। ये 3 लोग जो हैं, ये सुसाइड नोट में इनका जिक्र है। सवाल ये है कि अगर ये वही लोग हैं जो लगातार महंत जी को परेशान कर रहे थे, उनके चरित्र हनन का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मुझे जानकारी मिली है कि देहरादून से वो मेरी एक तस्वीर को किसी महिला के साथ जोड़कर वायरल कर देगा और मैं बदनाम हो जाऊंगा और मैंने पूरी जिंदगी सम्मान की जिंदगी जी है, ऐसे में मैं ये अपमान के साथ जी नहीं सकता, इसलिए मैं आत्महत्या जैसे कदम उठा रहा हूँ। तो पुलिस को जांच इस बात को लेकर करना है कि ये जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है ये वाकई क्या ओरिजिनल है या किसी ने सुसाइड से पहले ही इसे लिखा है, क्योंकि जो महंत गिरी जी के समर्थक हैं, शिष्य हैं, उनका ये कहना है कि वो लिखते पढ़ते कम थे, ऐसे में जो 8 से 12 पन्ने का जो सुसाइड नोट है, क्या बिल्कुल ये वो पॉइंट कर रहे हैं कि वो लिखने का कार्य ज्यादा नहीं करते थे, अगर कुछ लिखवाना होता था तो फिर अपने वो शिष्यों से कहते थे, वो लिखते थे। रविकांत, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, लेकिन आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहें। तो बिल्कुल तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। देखिए, कुछ ही वक्त में पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तो कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। एक तरफ पूछताछ भी की जा रही है उन लोगों से जिनका जिक्र उस सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी की तरफ से किया गया था, और साथ ही दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो ये साफ साफ बता देगी कि असली वजह सुसाइड की थी क्या। राजीव, बिल्कुल दीपिका, 8 बजे का वक्त है जब पोस्टमार्टम होना है, उससे पहले ही आप पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस को देख सकते हैं। एम्बुलेंस पहुंच गए हैं और अब उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा, और दूसरी तरफ पुलिस मामले में जांच कर रही है। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वस्थ होने के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों को अपने घर पर बैठक के लिए बुलाया है। अभी तक कोरोना की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कैबिनेट की बैठक होती रही है। जी हाँ, और खास बात तो यह है कि 2 दिन पहले ही सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी, और खबर ये मिल रही है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है। और इन सब के बीच आज गहलोत ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। ये बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि वो अस्वस्थ चल रहे थे, लेकिन अब कैबिनेट का विस्तार संभव बताया जा रहा है। भंवर पुष्पेंद्र हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। भंवर, इस खबर से जुड़ी हुई जो जानकारी आपके पास है, कैबिनेट विस्तार को लेकर आज के दिन क्या क्या चर्चाएं हो सकती हैं, बताएं। देखिए, आज कैबिनेट की मीटिंग है, और खास बात यह कि मंत्रिपरिषद की मीटिंग भी आज ही रखी गई है। 4 बजे कैबिनेट को बुलाया गया है और 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की मीटिंग है। मैं आपको बता दूं कि जब से कोरोना शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अभी तक मीटिंग करते रहे हैं, लेकिन आज ये जो मीटिंग रखी गई है वो वर्चुअल मीटिंग रखी गई है। तो ये खास बात है, क्योंकि पिछले ही सप्ताह सचिन पायलट की मुलाकात वहां हाईकमान से हुई है। ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि गहलोत बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कहीं भी उनके हाथ से एक भी पत्ता खिसके। ऐसे में तमाम मंत्रियों से वो बातचीत करेंगे, और जो 103 के करीब विधायक उनके पास हैं उनको भी मजबूती से एक बार टटोलने की कोशिश करेंगे। यही एक कवायद थी, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी तक घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। और अच्छी बात यह है कि आवास पर ही आज ये मीटिंग बुलाई गई है। तो ऐसे में एक एक करके सबसे बातचीत की जाएगी, और उस बातचीत में तय किया जाएगा कि कहीं कोई पत्ता इधर उधर तो नहीं हुआ है, क्योंकि सचिन पायलट जिस तरह से मुलाकात करके आए हैं उसके बाद से गहलोत की चिंताएं बढ़ना
स्वाभाविक है, लेकिन हाईकमान की ये तरफ से चिंता इशारा दे लाजमी दिया है गया क्योंकि है 2 दिन कि पहले ही सचिन पायलट राहुल गांधी से मुलाकात करके वापस राजस्थान लौटे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आज की इस मीटिंग में क्या कुछ रहने वाला है। राजीव, बिल्कुल। इधर यूपी मिशन 2022 में बीजेपी जुटी हुई है और इसी कड़ी में आज लखनऊ में एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में यूपी चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान खुद मौजूद रहेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ साथ चुनाव सह प्रभारी, संगठन प्रभारी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन के प्रभारियों को भी बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दे दिए गए हैं क्योंकि ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है सभी के लिए। पार्टी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें मौजूद होंगे। इसके साथ साथ अर्जुन राम मेघवाल और सरोज पांडे करीब 2:30 बजे इस बैठक में पहुंचने वाले हैं। और देखिए, बिना विधानसभा स्पीकर की इजाजत के नादा घोटाले में विधानसभा के सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के मामले में स्पीकर विमान बनर्जी ने आज सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को तलब किया है। बताया जा रहा है कि किसी भी विधानसभा सदस्य के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट करने से पहले स्पीकर की इजाजत लेनी होती है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बंगाल विधानसभा के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई से पहले स्पीकर को जानकारी तक नहीं दी गई थी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल विधानसभा में स्पीकर विमान बनर्जी ने अधिकारियों को तलब किया है। बिना इजाजत चार्जशीट दाखिल करने के मामले को लेकर के तलब किया गया। बिल्कुल, नारदा केस में सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को बुलाया गया है। उनसे सवाल जवाब होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आपने चार्जशीट तो दाखिल कर दी, चार्जशीट में नाम भी है विधायकों के, लेकिन आपने क्या बातचीत करना, आपने इस मैटर को समझाना जरूरी नहीं समझा। इधर मध्य प्रदेश के रीवा से दरिंदगी का एक खौफनाक वाकया सामने आया है। आरोप है कि 2 भाइयों ने बहन के साथ हुए रेप का बदला लेने के लिए आरोपी की नाबालिग बहन से गैंगरेप किया। और जानकारी के मुताबिक घटना 18 सितंबर की सुबह की है, जब पीड़ित लड़की घर में अकेली थी और इसी दौरान दोनों आरोपी घर में घुसे और नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। पीड़ित लड़की का भाई फिलहाल जेल में है और उस पर 7 महीने पहले दोनों आरोपियों की बहन से रेप का आरोप है। अभी तक जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों ने बहन के साथ हुए रेप का बदला लेने के लिए आरोपी की बहन के साथ गैंगरेप किया। तो वारदात के बाद से ही दोनों आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जगह पर की जा रही है। ये एक नाबालिग बच्ची है, इसने गढ़ थाने में रिपोर्ट की है कि 2 सगे भाइयों ने, जो एक 18 साल का एक 20 साल का, उसके द्वारा इसके साथ में ये गलत हरकत की गई। उसके रिपोर्ट पर से थाना गढ़ प्रभारी के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपियों पता तलाश जारी है। साथ ही थाना प्रभारी से मिली जानकारी के अनुसार ये ज्ञात हुआ है कि करीब मई माह में इस घटना के जो आरोपी हैं, इनकी जो बहन के साथ में इस घटना की जो पीड़िता है, नई घटना की, इसके भाई का कुछ संबंध से शादी होने वाली थी। कुछ बात बिगड़ी तो उसकी उन्हीं की बहन ने इनके भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। ये मामला उल्टा आया है तो थाना प्रभारी इस डायरेक्शन में भी काम कर रहा है। एक तरफ आरोपियों की पतासाजी की रही, दूसरी तरफ घटना की सत्यता की भी जांच की जा रही है। साक्ष्य अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाएंगे।